बैठे आप सभी लोग जिस दीपा मलिक को देख रहे हैं वो उस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं जहां वो पहुंचना चाहती थी। लेकिन मैं वो हूँ जिसने वो दीपा मलिक भी देखी है जिसने 11 साल पहले ये शुरुआत की थी जब उन्हें पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला था। तो मैंने दीपा मलिक की पूरी यात्रा को देखा है 11 सालों में। 11 साल पहले मैंने जब पहली बार इनका इंटरव्यू किया था तब से लेकर अब तक दीपा मलिक ने जो कुछ भी हासिल किया वो एक एक स्टेप उन्होंने जो संघर्ष किए, उनकी जो लड़ाइयाँ रहीं, उन्होंने कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाया, कितना उनको लड़ना पड़ा, कहाँ कमज़ोर पड़ी, कहाँ मजबूत बनी, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी हैं, बहुत करीब से जानी हैं। और उन्हीं सब के माध्यम से मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ बहुत आसान है हताश हो जाना, बहुत आसान है ये सोच लेना कि अब क्या करें, अब कुछ बचा नहीं करने को, ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठा होता है जिसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी एक एक बात से बहुत कुछ सीख लें। तो मैं बस कुछ सवाल करूंगी और दीपा जी उन सवालों के जवाब देंगी, लेकिन शायद वो जवाब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकें, इसकी उम्मीद में हम ये सेशन करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे है जी। कि मुझे आज भी याद है वो सीन जब मैं पहली बार आपके डीडीए फ्लैट में आई थी आपका इंटरव्यू करने के लिए, और आपका वो छोटा सा घर जहाँ आप रहती थी, आपका वो कमरा, बाहर आपने मुझे बिठाया था और मेरे सामने अर्जुन अवार्ड की वो ट्रॉफ़ी लगी हुई थी, और सर्दियों के ही दिन थे और सर्दियाँ आपके लिए हमेशा कठिन रहती है, मुझे अच्छे से मालूम है। तो बहुत मुश्किल से आप बाहर निकल के आई थी और बहुत मुश्किल से आपने वो इंटरव्यू दिया था मुझे। वहाँ से वो आपके संघर्षों का पहला पड़ाव था, और आज जब आप शायद ही कोई ऐसा अवार्ड हो जो आपको ना मिला हो, खेल से संबंधित या किसी भी क्षेत्र से संबंधित, पद्मश्री आप से सम्मानित आप हो चुकी हैं, तो अब जब आप सारे मुकाम पा चुकी हैं तो कैसा महसूस होता है? वो कैसी आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, ये हमें बताइए। सर्वप्रथम तो सभी इंदौर वासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इंदौर नगरी आती हूँ। बहुत यादें जुड़ी हैं इस नगरी के साथ। मेरे पति डिफेंस सर्विसेज से हैं, आर्मी से हैं, और मुझे याद है 1992-93 में वो मऊ में कोर्स कर रहे थे और मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, क्योंकि पूरा दिन वो बिज़ी रहते थे और मैं मोटरसाइकिल उठा के चलाकर और इंदौर आया करती थी, और बहुत यहाँ पे शॉपिंग भी करी उस दिनों में। बहुत घूमी हूँ मैं, और यहाँ का पोहा और सेब मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत अगर मैं कहती हूँ कि यादें जुड़ी हैं तो चलने वाली यादें जुड़ी हैं। तो एक बार पुनः मैं यहाँ आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कहा कि आप मुझे अर्जुन पुरस्कार के समय मिली उस छोटे से कमरे में। वो कमरा मेरा नहीं था, वो एक किराए का कमरा था जिसका किराया मात्र 8,000 रुपये था। और संघर्ष की कहानी वहाँ तो फिर भी मैं अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी थी। कुछ एक सफ़र पे जो चली थी उसका कोई तो पड़ाव मुझे मिल गया था, बल्कि वो तो एक ऐसा मुकाम था जब मेरी आपकी मुलाकात हुई अंकिता, कि राष्ट्रपति से एक पुरस्कार मिल गया, राष्ट्रपति के साथ तुम्हारी फ़ोटो खिंच गई, तुम 42 वर्ष की हो, अब घर चली जाओ। वो घर जो मैं एक संघर्ष के तहत छोड़कर चली थी। मैं 1999 में लकवाग्रस्त हुई, तो मुझे लगता है कि पहला संघर्ष तो बचपन में ही शुरू हो गया था। पहली बार मैं लकवाग्रस्त हुई जब मैं 5 वर्ष की थी। 4 वर्ष लगे, उस बीमारी से ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर हुआ। उसके बाद बड़ी हुई, बड़े होने के बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद बिटिया हुई, तो बिटिया का भी एक्सीडेंट हुआ और वो भी लकवाग्रस्त हुई। बचपन में सुनती थी, माँ को रोते हुए देखती थी, समझ नहीं आता था क्योंकि 5 वर्ष की थी कि ऐसा क्या लोग मुझे देखने आते हैं और कह जाते हैं कि माँ रोती है। 2 दशक के बाद, बल्कि 2.25 दशक के बाद, जब मेरी अपनी बच्ची का एक्सीडेंट होता है और वो लकवाग्रस्त होती है और मैं फिर उसी पुणे कमांड अस्पताल में होती हूँ, तो मुझे उस वक्त समझ आता है कि
मेरी माँ क्यों रोती थी। दुनिया चांद पे पहुंच रही थी, न्यूक्लियर पावर की बात चल रही थी, कंप्यूटर्स आने लग पड़े थे, लेकिन एक दिव्यांग बच्ची, जिसको अब दिव्यांग कहते हैं, पहले अपंग कहते थे, उसकी माँ फिर भी कोने में रोती थी, क्योंकि लोग ये कह जाते थे कि हे ईश्वर इसे उठा ले, कि बच्ची बड़ी होके लाइबिलिटी हो जाएगी, शी इज़ गोइंग टू बी अ लाइबिलिटी, शी इज़ गोइंग टू बी अ लाफिंग स्टॉक। एंड जवान दिव्यांग बच्ची को, अब तो दिव्यांग ही शब्द निकलता है, पहले तो अपंग कहते थे, हैंडीकैप कहते थे। तो मुझे ये समझ आया कि किस प्रकार दुनिया देखती है डिसेबिलिटी को, लेकिन क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को लुक आफ्टर किया था, तो मेरे को अपनी बच्ची को लुक आफ्टर करना था। मुझे वही सीखा था, वही प्यार देना सीखा था। और फिर 30 वर्ष की आयु में मुझे ट्यूमर दोबारा आए। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा है, मेरी छोटी बच्ची 3 साल की है, और मुझे ट्यूमर्स वापस आ जाते हैं। डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि बस या तो ज़िंदा बचोगे नहीं, और बचोगे तो छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा आजीवन के लिए। और छोटी बच्ची सिर्फ 3 साल की, और पति कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि 1999 का वक्त था। तो मैं कहूँगी संघर्ष तो वहीं शुरू हो गया था, और उस संघर्ष को लेके, उस सफ़र को लेके आज आप पूछते हो कि मुझे सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन मेरे पुरस्कार की जो एक लड़ी है वो तब पूरी होगी जब पूरा भारत संयुक्त होगा, पूरा भारत आदरणीय मोदी जी के सपने का सुगम्य होगा, और विकसित भारत में हर दिव्यांग व्यक्ति को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी मैम। आप जैसे लोग जब सामने आएंगे और हमें ये सिखाएंगे कि हमें अपनी अक्षमताओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनानी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो दिन देखना हमें बहुत दूर होगा। मेरा अगला सवाल ये है कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अपनी मुश्किलों से निकल नहीं पाते, किसी भी चीज़ से बाहर नहीं आ पाते, कोई ज़िंदगी में काम कर रहे थे, कोई हादसा घट गया, वो उससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप एक बार बचपन में लकवाग्रस्त हुई, फिर आप वापस एक नॉर्मल लाइफ में आई। जी। मुझे आपने फ़ोटोज़ दिखाए थे जब मैं पहली बार आई थी, तो मुझे वो फ़ोटोज़ भी याद है कि आप बुलेट चलाती थी। बिल्कुल। मैं और आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी और आप बुलेट चलाती थी, और नॉर्मल हम जैसे लोगों की तरह आप बुलेट चलाती थी, एक नॉर्मल लाइफ जीती थी। तो एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए, अपने पैरों पे खड़े होते हुए एक गाड़ी चलाना, वो भी उस ज़माने में जब बहुत लड़कियां बुलेट्स नहीं चलाती थी। मैं तो अभी भी कहती हूँ अंकिता कि आज उस ज़माने में इंस्टाग्राम होता या तो कोई फेसबुक होता तो मैं कब की एक इन्फ्लुएंसर बन गई होती। आई वुड हैव बीन द फर्स्ट बाइकर बेब इन्फ्लुएंसर इन इंडिया, आई गेस। राइट। तो आपने वो चीज़ जी, और उसके बाद वापस से आप एक हादसे की शिकार हुई। तो जी। आपने ऊपर नीचे के जो फ्लोज होते हैं वो देखे, महसूस किए, और उनके साथ जो लड़ाइयाँ आई उनको लड़ा भी। तो ये आप वापस कैसे उभरी इस चीज़ से? मतलब बहुत कठिन होता है किसी एक छोटे से हादसे से उबर पाना, लेकिन आप दोबारा उस हादसे से उभरी और इतनी मजबूत होके उभरी, तो वो कैसे आपने लड़ाई लड़ी? देखिए, मैं ये झूठ कहना होगा कि मैं उदास नहीं हुई, मैं हताश नहीं हुई, मैं लाचार नहीं हुई, मैं ये सब हुई क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं कोई सुपर वूमन नहीं हूँ कि मैं ब्लू ड्रेस पहन के और लाल कपड़ा बांध के ऐसे करके रोज़ अपनी खिड़की से उड़ने जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक एक इंसान नवरस से बना है, 9 के 9 रस हैं, 9 भाव हैं, और उन्हें महसूस अगर आप कर लेते हैं तो आप वाकई इंसान हैं। तो मैं बिल्कुल इंसान थी जिसे दुख भी लगता था, जिसे अफसोस भी होता था। और मैं कविताएं लिखती हूँ थोड़ी बहुत, आप लेखिका हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ। तो मैं लिख देती थी अपनी कविताओं में, बिस्तर में पड़ी, अस्पताल में खिड़की से बाहर देखती रहती थी और कुछ कुछ लिखती थी, जैसे ये शब्द नहीं जो कविता है कहते, मेरे आंसू हैं जो कलम की नोक से हैं बहते। या मैं ऐसा लिख देती थी कि जब जब हर शाख से पत्ता गिरता है, मैं समझती हूँ यह पतझड़ का पेड़ मेरे अक्स से कितना मिलता है। कविता तो शायद अच्छी है अगर नीरस भाव की कविता देखी जाए, लेकिन कविता में एक हताशपन है। फिर मेरे पिता ने कहा
कि दीपा, नाम क्या है तुम्हारा? मैं कहा दीपा। दिए का अर्थ क्या होता है? अंधेरे को हटाना। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइट अ लैम्प देन टू कर्स द डार्क। उठो, शरीर को सीखो, ये समझो कि जीवन में बार बार तुम्हें क्यों डिसेबिलिटी के करीब लाया जाता है। शायद इसमें कुछ छिपा है, शायद इसमें कुछ करना है। जिस दर्द को महसूस करती हो, ये समझती हो कि ऐसे कितने लाखों लोग हैं। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो पढ़े लिखे समाज की हूँ। आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। आई हैव गॉट एजुकेटेड इन English medium schools with best of education. I have traveled the world and people around me are all into very educated profile from 8-tier cities. रूट्स बेशक हमारी गांव में हो, लेकिन हम लोग पले बड़े 8-tier 2-tier cities में हैं। मैं कहा जब इतनी एजुकेशन है फिर भी लोग मुझे लाइबिलिटी बोलते हैं, बोझा बोलते हैं, सोर्स ऑफ सॉरो बोलते हैं, ये तो इसकी तो पति की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, इसकी तो बेटा भी नहीं हुआ। मैं कहा जब मैं ये चीज़ें महसूस कर रही हूँ तो बाकी दिव्यांग क्या महसूस करते होंगे। तो फिर मैंने एक कविता लिख डाली जिसके अंदर मैंने ये समझा कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, मैंने जो 5वीं कक्षा की जो अपनी हिंदी की किताब पढ़ी है, उसमें लिखा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं। क्या पढ़ते हैं हम? क्या हम एक्चुअली जो किताबों में लिखा है उसको अंदर ढालते हैं? मुश्किल का समय है, वीरता का स्वभाव आना चाहिए। तो फिर कविता लिख डाली, कदमों को रुकना मंजूर न था, कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो हैं, तय तो करना है तो क्यों ना हंसकर, जिंदगी एक सफ़र ही तो है। और उसको सफ़र में बनाऊं अंग्रेज़ी का या हिंदी का सुहाना सफ़र बनाऊं, क्योंकि चॉइस इज विद अस। एजुकेशन टीचेस अस टू मेक द चॉइसेस। एंड देन आई रियलाइज्ड इफ आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई शुड गेट डाउन टू पॉजिटिव चॉइसेस and find solutions to this and make it a better life, not just for myself but also for my daughter। वो भी अपनी अपंगता से जूझ रही थी। एक माँ को, वो कहते हैं ना, एक पत्नी हार सकती है, एक औरत हार सकती है, एक बहू हार सकती है, एक बेटी हार सकती है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती। तो फिर मुझे अपनी बेटी के लिए भी कुछ रोल मॉडल बनना था कि कल को वो भी अपंगता में बड़ी होती है तो उसके अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति मर नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर भी एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वो ज़िंदगी जैसे त्यौहार को मना सके, क्योंकि ज़िंदगी ही एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम रोज़ मना सकते हैं, वो तारीखों का मोहताज नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही मैम आपने। और आपने जो बात कही कि एक माँ नहीं हार सकती, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देके बताऊंगी कि कोरोना का समय चल रहा था और हमारे आसपास सारी नकारात्मक खबरें आ रही थी। बिल्कुल, हर रोज़ हम हज़ारों लोगों के मरने की खबर सुन रहे थे। मेरे घर के सामने मेरे मायके में एक अंकल हैं करीबी जिनको हम जानते थे, वो गुजरे और मम्मी ने मुझे वो खबर इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। और मेरी बेटी के साथ मैं प्रेग्नेंट थी, तो मम्मी मुझे बहुत सारी खबरें नहीं बताती थी। तो मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे याद है मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पैक होके जाती थी, सांस लेने के लिए बस नाक खुली होती थी क्योंकि, और ये डर लेके जाती थी कि वापस आऊँगी तो कहीं अपने और अपने बच्चे के लिए कोरोना लेके वापस ना आ जाऊँ। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम तो बहुत छोटे गांव में रहते हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, एक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे। तो एक दिन रात को एक घटना घटती है कि मेरे घर के बाहर हमारा पेट्रोल पंप है और हमारा घर हाईवे पे है। पेट्रोल पंप बंद हो जाता है हमारा 9 बजे। 10:30 बजे रात को हमारे घर के बाहर एक महिला आती है और घर का बाहर का डोर खटखटाती है। तो हम लोग जाके देखते तो हम लोग को लगता है कि पता नहीं कौन आ गया ऐसे अचानक से कोई। तो एक दुबली पतली सी लड़की है और उसके साथ में 2 बच्चे हैं। एक झोला पोट्री का उसने बांध रखा है और एक बच्चा उसका 7-8 महीने का होगा, एक बच्चा उसका 2 साल का होगा। तो हमने उससे पूछा कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो। उसने जहाँ जशपुर में हम रहते हैं उसके आगे का एक गांव का नाम बताया। उसने कहा कि फ़लाने गांव की हूँ और बिहार से आ रही हूँ।
तो हमने पूछा इस टाइम कैसे पहुंची यहाँ पे, इस टाइम तो कोई बस भी नहीं आती यहाँ पे। तो उसने कहा कि बदल बदल के ट्रकों में बैठ बैठ के आई हूँ, और यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा पति बहुत मारता था मुझे, और वो कोरोना में पैसों के लिए मुझे कहीं बेचने वाला था। तो मैं गाड़ियाँ ट्रक बदल बदल के अलग अलग ट्रकों में बैठ के छुप के अपने बच्चों को लेके यहाँ तक आई हूँ कि मैं कहीं बिक ना जाऊँ और मेरे बच्चों को वो कहीं बेच ना दे। रात को 10:30 बजे वो आई औरत ने मुझे ये सिखाया कि आप कुछ भी कर लेना जीवन में, अपने बच्चों के लिए लड़ना ज़रूर। उससे हमने पूछा कि अब क्या करोगी आगे, क्योंकि उसने कहा कि मैं यहाँ अपने घर जाऊँगी तो मेरा बाप मुझे अंदर नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो हमने पूछा अब क्या करोगी, तो उसने कहा कि कहीं भी कमा के खा लूँगी, बच्चे तो पालने हैं। और वो उसकी आँख में एक आंसू नहीं था, उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी ये कहते हुए कि बच्चे तो पालने हैं। उसकी हिम्मत देखने लायक थी कि वो इन परिस्थितियों में भी वो औरत ये कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, मैं कुछ भी करके पाल लूँगी लेकिन हारूंगी नहीं। तो दुनिया में कोई भी हार सकता है, माँ नहीं हार सकती। और ये ऐसी औरतें हमें आके कहीं ना कहीं से हमारे सामने आके, वो दिन मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि तब मुझे हिम्मत आई और मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए मैं कोरोना से लड़ जाऊंगी और मैं एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दूंगी, ये विश्वास है मुझे। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी खबरें सुन रहे थे जिसमें गर्भवती माएँ भी मर रही थी, उनके बच्चों की डेथ हो जा रही थी कोरोना की वजह से, और वो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी। तो आपके सामने कहीं से ना कहीं से कोई भगवान ऐसी उम्मीद की किरण भेज देता है, कोई चमत्कार ऐसा भेज देता है कि आप जब सबसे ज़्यादा टूट रहे होते ना, तो वो चीज़ आके अचानक से, तो वो चमत्कार आके आपको हिम्मत दे जाता है। तो मुझे यकीन है कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ होगा जिस क्षण ने आपको ये यकीन दिलाया हो कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए इसके बाद तो मुझे रुकना ही नहीं है। वो क्षण कौन सा था? वो क्षण वो था कि हम लोग अहमदनगर महाराष्ट्र में, जहाँ मेरे फादर इन लॉ रिटायर हुए और हम वहाँ रहते थे, वहाँ 2 हादसे हुए। पहला हादसा ये हुआ कि मेरी बिटिया आर्मी स्कूल में पढ़ती थी और यूजुअली आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स ही वहाँ पे टीचर होती थी। तो एक दिन घूम फिर के, वो है ना, वो कहते हैं ना, श्राप दिया हुआ है शायद महिलाओं को कि पेट में बात नहीं रह सकती। जब कुंती जी ने बात छुपा ली थी, तो घूमते हुए वो बात मेरे पास आई और मुझे ये पता लगा, एक्चुअली हम लोग पूना जाते थे अहमदनगर से मेरी MRI के लिए, क्योंकि मेरा छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त है, मल मूत्र की शक्ति नहीं है, दोनों हाथ में ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि टॉर्सो बैलेंस नहीं है, और मेरी 7 डिस्क काटी गई है, मेरी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, और सबसे बड़ा चैलेंज जो मल मूत्र की शक्ति, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, वो भी जाती रही। और मेरा हर 1.5-2 साल में ट्यूमर का MRI लिया जाता है। तो MRI के लिए हम बड़े अस्पताल, क्योंकि वो पुरानी बात है, अब तो जगह जगह फैसिलिटी आ गई है। हम पूना गए अहमदनगर से, वहाँ पे पहली बार मॉल देखा, मॉल का कल्चर शुरू हुआ था। तो लेटेस्ट बिस्किट उन दिनों आता था, आप सबको याद होगा, वो हाइड एंड सीक टाइप, और उसमें वो बहुत रोमांटिक सा एक ऋतिक रोशन वो पट्टी बांध के बिस्किट बना रहे हैं और तो वो बड़ा फेमस हो गया था वो वाला। तो बिस्किट दिखा जो अभी तक अहमदनगर नहीं आया था। तो मेरे बच्चों ने बोला, मम्मा ये बिस्किट रोज टीवी पे आता है। मुझे लगा चलिए दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, आए हम मेरे इलाज के लिए हैं, मेरे ट्यूमर का डर बैठा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चों को यही अच्छा लग रहा है कि हम बिल्कुल लेटेस्ट बिस्किट। तो हमने वो बिस्किट ख़रीदा और एज अ ट्रॉफी वो बिस्किट लेके अगले दिन स्कूल गई। हालांकि एक डब्बा भी था, उसमें वेजिटेबल पोहा था, उसमें धनिया की घर की सिलबट्टे की चटनी थी, एक हेल्दी फूड गया था, लेकिन शौक में बच्चे बिस्किट ले गए और पूरी कंटोनमेंट में एक हवा उड़ गई। क्योंकि एक तो मैं जनरल की बहू, एक कर्नल की पत्नी, और मेरे बच्चे कह रहे बेचारी के बच्चे तो ना बिस्किटों पे पल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो वहाँ कुछ कसक हुई। मैंने कहा बख्शते ही नहीं हैं लोग, कुछ भी कर लो। मैं नए शरीर से, नए ढंग से अपने इस शरीर को सीख रही हूँ। मैं 8 महीने अकेली पड़ी रही अस्पताल में, मेरे को सिर्फ छत दिखाई देती थी, शरीर हिलता नहीं था, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं उसको सीख रही हूँ। फिर भी लोग, कोई ये नहीं कह रहा है कि इसका पति लड़ाई में था, इसके बच्चे जयपुर में नाना नानी के पास थे। ये 8 महीने अकेली पड़ी रही, 3 महीने ये ICU में पड़ी रही, और इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि लड़ाई का मैदान छोड़ के तुम घर आ जाओ।
और फिर मेरी हिम्मत की बात क्यों नहीं हो रही, मेरे जज्बे की बात क्यों नहीं हो रही, बिस्किट की बात क्यों हो रही है। और फिर एक हमारा लेडीज़ क्लब में, आर्मी की लेडीज़ क्लब में केक मेकिंग कंपटीशन हुआ। क्रिसमस का समय भी आ रहा है, तो क्रिसमस थीम का केक बनाना था। तो मैंने बहुत बैठे बैठे मेरा क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा है, तो मैंने ऐसे छोटी सी क्रिसमस ट्री बनाई, उसमें रुई की मैंने ऐसे बर्फ़ लगाई, एक सांता क्लॉस बनाए, फिर ऐसे पूरा थीम क्रिएट किया और पेंटिंग करी और उसको पूरा क्रिसमस का सीन बना के और क्रिसमस केक बना के मैंने बेक करके उस कंपटीशन में अपने केक को रखा और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला। किसी एक महिला ने तारीफ़ करी, भाई वाह देखो ना इसकी हिम्मत की दाद देते हैं, देखो पता नहीं इतना तकलीफ़ होते हुए भी ये कैसे कर लेती है। और दूसरी महिला ने, जिसका केक फर्स्ट नहीं आया, उसने कहा मैं बताऊं, पैरों से कर लेती है। तो मुझे बड़ा लगा कि कहने का मतलब ये था कि पैरों से कर लेती है, मतलब कि इसको सिंपैथी के नंबर दिए जाते हैं। देख के भी कोई कह सकता था कि ये सबसे बेहतरीन केक है, ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है और बहुत मेहनत करके बनाया है, स्वाद भी अच्छा है, थीम के अकॉर्डिंग है। लेकिन ताना ये सुनने को मिला कि क्योंकि ये अपंग है, इसको खुश करने के लिए फर्स्ट प्राइज़ दे दिया। वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, आई एम गोइंग टू चेंज माई आइडेंटिटी, आई एम गोइंग टू डू समथिंग विथ माई सेल्फ, माई बॉडी। एंड ये बहुत हो गए ताने तो, और खाने की ही बात थी कि इसके 2 बच्चे भूखे मरेंगे, तो मैंने सबसे पहले जो एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी के लिए जो मैंने एक स्टेटमेंट रखा, मैंने एक गार्डन रेस्टोरेंट खोला अपने फार्म हाउस में और 2-3 टेबल से शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि मैं 400 लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी और मेरी जो अर्निंग थी वो अपने हस्बैंड की तनख्वाह से 4 गुना ज़्यादा थी और आज तक है। आज तक मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हूँ, चाहे वो खेलों के माध्यम में हो। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, ससुर और शायद पति चलाते हैं इसका रेस्टोरेंट। मैं कहा अब तो इस शरीर से कुछ करना पड़ेगा, जिसमें मेरा शरीर ही कुछ करेगा। तो फिर मैंने बाइकर बनने की तैयारी करी। आप गूगल करिए, मैंने बाइकिंग करी। मैंने 19 महीने अपने रैली लाइसेंस, बाइकिंग लाइसेंस, इंश्योरेंस की लड़ाई लड़ी। मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई कि क्यों नहीं हम जैसे लोग विद टेक्नोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। मोटर व्हीकल एक्ट कहता था अ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड टू सूट द डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। वर्ड को चेंज करना था, अ व्हीकल मॉडिफाइड टू सूट द डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। 19 महीने लगे उस शब्द को बदलने में, लेकिन वो बदला। मैंने बाइकिंग करी, मेरी बाइक बनी। MTV रोडीज़ में मैंने बाइकिंग करी, जॉन इब्राहिम के साथ मैंने बाइकिंग करी और इस शरीर से मैंने यमुना नदी तैर के बहाव के विपरीत 1 किलोमीटर गऊ घाट इलाहाबाद में संगम में, जहाँ 3 नदियाँ मिलती है, वहाँ पे जाके मैंने तैराकी करी। 36 वर्ष की आयु में मैंने खेलों की ओर रुख किया। मैंने 9 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो जो भी शरीर से अलग अलग चीज़ें, मैंने स्कूबा डाइविंग करी, मैंने पैरा मोटरिंग करी। मैं कहा मैं वो सब करके दिखाऊंगी। मेरे को बस एक ही जुनून था कि ये सारे शब्द फैशन, फिटनेस, ट्रैवल, हॉलिडे, वेकेशन, लाफ्टर, मैं सब चीज़ को एक व्हीलचेयर के साथ जोड़ूंगी। और व्हीलचेयर को मेरे को कहते हैं शी इज़ व्हीलचेयर बाउंड। और मैं एक सवाल हर मंच से करती हूँ कि जब तिरंगे में पहिया होता है, अशोका के अंदर पहिया होता है, तो आप उसे क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? चक्र बोलते हो। और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है निरंतर बढ़ते रहना। 24 घंटे, उसमें 24 मार्क हैं, वो स्पोक्स हैं, और 24 घंटे निरंतर चलते रहना। जब हमारा तिरंगा कहता है कि जो पहिया है वो चलते रहने का सिंबल है, तो फिर व्हीलचेयर का पहिया बाउंड कैसे हो सकता है? आई एम व्हीलचेयर लिबरेटेड। और इसी जुनून में बस पर्पस मिलता चला गया अंकिता। फिर मैम ने सब किया और लोगों से कहा अब आके बताओ कोई।
ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन। अब मैं एक एक को जवाब दूंगी। सो जवाब शब्दों से नहीं, एक्शन से दिया। और 40 वर्ष की आयु में, 36 वर्ष की आयु में मैंने स्विमिंग शुरू करी। 40 वर्ष की आयु में मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। 42 वर्ष की आयु में मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला और फिर बोला गया घर चले जाओ, लेकिन मैंने मेहनत करी। 44 वर्ष की आयु में मैंने दूसरा एशिया रिकॉर्ड बनाया। 46 वर्ष की 46 ईयर्स में मैंने भारत का पहला महिला पदक जीता पैरालंपिक्स में। 48 साल की उम्र में मैं पहली महिला खिलाड़ी बनी जिसने लगातार 3 एशियाई खेलों में नए रिकॉर्ड के साथ एक मेडल जीता देश के लिए। और 49 वर्ष की आयु में फिर मुझे खेल रत्न, जो आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी आयु में किसी को एक्टिव स्पोर्ट्स के लिए खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड करने वाली बात तो यही है कि जब लोग नॉर्मल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं 36-37 साल की उम्र में, वो रिटायर होने के बारे में सोचते हैं और रिटायर हो जाते हैं, तब आपने एक्चुअली स्टार्ट किया, दैट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब ये अपने आप में ही ये सोचने वाली बात है, जो लोग आपको बाउंड कहते हैं उनको ये सोचने वाली बात है कि उम्र, शरीर, ये सब कुछ एक तरफ है, इंसान का जज्बा सब कुछ होता है। वो बस करना चाहे तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ। और फिर 50 वर्ष की आयु में अब क्या करें, तो मुझे जिम्मेदारी मिली पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बन के और खिलाड़ियों को खिलाने की। मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ 2016 तक, 1968 से 2016 इंडिया का सिर्फ 12 मेडल आए थे पैरालंपिक्स में, जिसमें महिला मेडल 1 था। लेकिन बहुत गर्व से कहती हूँ कि जब मैं प्रेसिडेंट रही और टोक्यो और पेरिस में जब हमारी इंडिया की टीम गई, 4 साल के अंदर 48 मेडल आए इंडिया के, और जिसमें से 14 मेडल महिला मेडल थे। एक मेडल से 14 महिलाओं का मेडल बना। तो 4 साल के अंदर आप प्रगति देखिए कि एक जना कितना इम्पैक्ट ला सकता है। 1400% बढ़ावा हुआ। बहुत बड़ी ग्रोथ है ये। इतनी बड़ी ग्रोथ तो हमें हमारा शेयर मार्केट भी एकदम से नहीं देता जो आपने दे दी थी। मैं यहाँ पे इसी बात से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जनरली जितनी भी हम स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं उनमें हमें इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत दिखाई जाती है। स्पेशली जो लोग ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जाते हैं, उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स दिखाई जाती है। आपने खुद भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लिया और फिर आप उस भूमिका में भी आई जो खिलाड़ियों के लिए इस तरफ था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों ही ओहदों पे कि क्या ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है और ये किस लेवल पे इफ़ेक्ट करती है? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं वो खड़कते ज़रूर हैं। जहाँ इंसान इकट्ठे होते हैं तो ये हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। दोनों तरफ से देखा और पॉलिटिक्स के 2 पहलू भी देखे। एक पॉलिटिक्स वो देखी जिसे आप थोड़ा सा अगली पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या उसे हम एक इंसान की जेलसी कह सकते हैं, या कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगी उस पॉलिटिक्स की जब मेरी चाय पे चर्चा पे आदरणीय मोदी जी से मुलाकात हुई, जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान भी नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे को आज एक लीडर के साथ बैठना है और कुछ सवाल जवाब है। तो उनके साथ मैं बैठी और मैंने चाय की चर्चा पे उनसे एक ही सवाल किया कि मैं आपको वोट तभी दूंगी जब आप खेलों की, दिव्यांग खेलों के लिए, मतलब दिव्यांग नहीं था तब शब्द, कि आप पैरा खेलों के लिए नीतियों को बराबर कर दोगे। आप मुझसे आज इस मंच से वादा करो। और 2014 के बाद जो बदलाव आया नीतियों में, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ, जहाँ से पॉलिसीज़ बनती हैं, तो पॉलिटिक्स इन द रियल सेंस कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल टू मेक और ब्रेक अ सिचुएशन। सो पैरा स्पोर्ट्स एक्चुअली गॉट द मैक्सिमम इंक्लूसिव पॉलिसीज़। एंड आज आप वाकई गर्व से कहती हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड अगर ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल जीतने पे मिलता है तो वो पूरे संसार में हिंदुस्तान में मिलता है। तो बहुत सशक्तिकरण मिला मुझे उन पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन हाँ, जब मेरा
पैरालंपिक की तैयारी हो गई थी और मैंने बिल्कुल कमर कस ली थी कि मैं एक ही महिला का स्लॉट आया था कि मैं उसको ग्रैब करूँगी। और मैंने अपनी तैयारी जब शॉट पुट की करी थी, मैं जैवलिन प्लेयर थी लेकिन शॉट पुट की तैयारी करी थी। 3.67 मीटर्स से मेरी क्वालिफिकेशन जर्नी शुरू हुई थी। मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 9 थी, लेकिन मुझे टॉप स्कीम की वजह से बहुत सुविधा मिलने लगी थी। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ 1 साल के बाद, तो मेरा रिकॉर्ड बना 4.48 मीटर, जो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 था उस दिन। मुझे लगा कि अब कल मेरी अखबारों में तारीफ होगी, मैं पैरालंपिक्स में अपने देश की नुमाइंदगी के लिए जाऊंगी। लेकिन अगले दिन अखबार में जो खबर पड़ी तो मेरी धरती सरक गई नीचे मेरे पांव तले कि दीपा मलिक को हाई कोर्ट में ले जाया गया है और उनके ऊपर एक तोहमत है कि उन्होंने चीटिंग करी है, क्योंकि 46 वर्ष की महिला केवल 11 महीने में 3.67 को, वो भी गोले जैसे इक्विपमेंट में, जो उनका पेट इवेंट नहीं है, उसमें 4.48 मीटर वो नहीं मार सकती। 12 दिन वो जो बहुत कठिनाई से गुजरे। गूगल करना चाहें तो करमज्योति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम का वो केस रहा, उसको लड़े और मीडिया में रोज ताने सुने कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, झूठ बोल गई, चीटिंग कर गई। आर्मी परिवार से हूँ मैं, बेटी आर्मी ऑफिसर की हूँ, मैं पत्नी आर्मी ऑफिसर की हूँ, बहन आर्मी ऑफिसर की हूँ, बहू आर्मी ऑफिसर की हूँ, जो देश की इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के लिए लड़ मरते हैं। और मुझे एक चीटर कहा गया, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कष्टदेयी था। तो जब ऐसी पॉलिटिक्स हो जाती है तो बहुत दर्द होता है। और फिर जब मैं खेल के मैदान में उतरी, वो कोर्ट केस जीत के उस प्रेशर के साथ, तो 3.67 से 4.48 पे कोर्ट केस, लेकिन मेडल जीता 4.61 पे मेडल जीता। बहुत सुंदर मैम। आपकी, मुझे लगता है कि शायद ही कोई कहानी ऐसी होगी जिससे हमें मोटिवेशन ना मिले। हर जगह कुछ ना कुछ आपने लड़कर जीता है और वो हम सबके लिए ही ऐसी बात है जिससे हमें सीखना चाहिए। मैं आपका एक सोशियो वो चलता है ग्रुप जिसमें आप व्हीलिंग हैप्पीनेस के नाम जी। से, जो लोगों के लिए हेल्पफुल है और बहुत सारे काम भी कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी बिटिया, जैसे मैंने कहा, वो भी अपनी अपंगता से जूझी हैं और बहुत ताने सुने, अरे एक ही घर में माँ बेटी दोनों अपंग हैं, माँ की बीमारी बेटी को लग गई। और मैं पलट के आज सबको कहती हूँ कि मेरी हौसले की, मेरी हिम्मत की, मेरे जज्बे की बीमारी मेरी बेटी को भी लग गई। उसका बायां हाथ उसके दाएं हाथ से छोटा है, लेकिन उसके इरादे छोटे नहीं हैं। उसके बाएं पैर में शायद चलते हुए लचक है, लेकिन उसके हौसलों में कोई लचक नहीं है, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी पूरे संसार की एकमात्र माँ बेटी की जोड़ी है जिन्होंने एशियाई खेलों में भी खेला है और इकट्ठे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाके देश के लिए मेडल जीते हैं। और आज बोले ये अपंग माँ अपंग बेटी को बड़ी कैसे करेगी, लेकिन गूगल करिएगा, देविका मलिक अब मेरी पहचान की मोहताज नहीं है। देविका मलिक लिखेंगे तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 Queen's Young Leader Awardee as awarded by the Queen of England in the Buckingham Palace at the Chogam. She is United Nations representative for the Youth Council of Commonwealth. She has won the President Award, the Youth Award for President. So she is the one who works so much in the disability section. जो व्हीलिंग हैप्पीनेस की आप बात कर रहे हो, वो मेरी बिटिया की सोच थी। नन्ही बच्ची थी 22 साल की जब उसने शुरू किया, और आज 10-11 साल हो गए हैं। एक छोटा सा NGO है, उसमें हम अपने जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पे कार्यरत हैं। उनको व्हीलिंग हैप्पीनेस नाम इसलिए रखा कि व्हीलचेयर पे बैठे लोगों ने हमेशा कहा उदास हो क्या, बीमार हो क्या, और मैं पलट के हमेशा यही कहती थी, हाँ मुझे खुश रहने की बीमारी है। तो वहाँ से ये व्हीलिंग हैप्पीनेस नाम बना। और हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अपने सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस को आइडेंटिफाई करें। अगर मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं होता, मुझे आउटडोर का शौक़ नहीं होता, मुझे गाड़ी चलाने या मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ नहीं होता, खेलने का शौक़ नहीं होता, तो ये बीमारी मेरे से जीत जाती और मेरे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस मर जाते। इसीलिए हम सिखाते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को
कि अपने अंदर कोई वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो हॉबी, वो पैशन जिंदा रखिए, वो हुनर डेवलप करिए जो आपकी आत्मा को खुश रखने और मुस्कुराहट देने के लिए योग्य। सो बहुत फीलिंग सुंदर, हैप्पीनेस। बहुत सुंदर बात कही मैम। मैं बहुत सारे लोगों से ये बात कहती हूँ कि दुनिया का काम ही आपको ताने मारना है। वो शायद हमारे ऑपोजिट में खड़ी इसीलिए है कि हमें अपने ताने फेंक फेंक के मारे और हम उनको झेल के आगे बढ़ सके। उनका काम ही ये है। वो लेकिन आपको अंकिता, मैं इस मंच से उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, क्योंकि मैं गाड़ी चला लेती हूँ लेकिन गाड़ी में कोई बिठाता है, कोई व्हीलचेयर रखता है। जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं अपने आप होती हूँ, लेकिन जब उतरने का समय आता है या मुझे खेलना है या मुझे जिम जाना है, कोई टांग पकड़ता है, कोई छाती पकड़ता है, तब जाके मैं एक हाथ से डंबल खींच पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, इस संसार में इतने ढेरों व्यक्ति भी रहे जिन्होंने हाथ थामा, मदद बनी। मैं मदद मांगने से कभी शर्माई नहीं, और मैं सच कहती हूँ कि जब भी मदद मांगी तो हमेशा 4 हाथ मदद के लिए आगे आए। ये भी उसी दुनिया का हिस्सा है। तो हमें ये सोचना है कि हमें कौन सी दुनिया में जाना है, ताने मारने वाली या किसी का मददगार बनने वाली। अगर आप किसी का मददगार बनेंगे तो एक दीपा मलिक खड़ी हो जाएगी। बहुत सुंदर मैम। मैं थोड़ी देर में पब्लिक से भी सवाल लूँगी आपके लिए। अगर आप लोगों के पास सवाल है तो आप सोच के रखें। मैं मैम से आखिरी 3-4 सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप लोगों के पास आऊँगी। एक सवाल है मेरा कि आप कई सारे सरकारी अभियानों में ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जो हम जैसे बॉलीवुड में जनरली हम देखते हैं बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए फेसेस होते हैं कि ये इस प्रोडक्ट का फेस वो है, इस प्रोडक्ट का फेस वो है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट का फेस बनी तो आपको क्या लगा कि वाकई ये जब हम फेस बन जाते हैं किसी चीज़ के, तो क्या हम वाकई इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या वो सिर्फ फेस रह जाता है? नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगी कि हालांकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कोई एंटी एज क्रीम बेचूं या ऐसा साबुन लगाऊं, कहूं इससे मेरी त्वचा का पता ही नहीं चलता या मेरी उम्र का पता नहीं चलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मेन स्ट्रीम कोई एडवर्टिजमेंट आया नहीं। लेकिन फिर भी मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ऐसा कोई अभियान नहीं है सरकार का, चाहे वो नशा मुक्त भारत हो, टीबी मुक्त भारत हो, बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, फिट इंडिया मूवमेंट हो, इलेक्शन कमीशन आयोग हो, एनीमिया के अगेंस्ट हो, आयुष्मान भारत का इनिशिएटिव हो, खेलो इंडिया हो। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को अब ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा रहा। और मुझे लगता है कि जब आप फिट इंडिया में एक दिव्यांग व्यक्ति को आगे ला के दिखाते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कसक और टसक तो उठती होगी उन लोगों में कि अगर ये कर सकता है जिसका छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है, तो हम भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा अभियान रहा जब हमने इलेक्शन कमीशन में हमने एक वो बन के रोल मॉडल बन के और एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जब हम आगे आए तो बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति बाहर आए घर से, और सारे बूथ थे उनको दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया, उसमें रैम्प्स बनाए गए, उसमें ब्रेल की मशीनें रखी गई, गाड़ियाँ चलाई गई दिव्यांग व्यक्तियों को घर से लाके छोड़ के जाने के लिए। तो ये समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि मुर्गी पहले आई या अंडा, पहले रैम्प बनेंगे और फिर लोग बाहर आएंगे, या जब हम जैसे लोग बाहर आने लगेंगे, दिखने लगेंगे, तब हर जगह हर एक की मानसिकता में, क्योंकि पॉलिसीज़ उठाएं, बिल्डिंग कोड उठाएं तो 1995 पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर कोई जगह एक्सेसिबल सुगम्य नहीं है तो इसका मतलब किसी इंसान ने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई कि उसने उस पॉलिसी को धरातल पे नहीं उतारा। तो अकाउंटेबिलिटी ह्यूमंस की है। कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिसीज़ में, डिसेबिलिटी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप दिव्यांग व्यक्ति को सुगम्यता ना दो या उन्हें अलग बिठा दो या उन्हें आप पढ़ाओ नहीं। तो मेरे ख्याल से जब हम ऐसे रोल मॉडल्स बन के आते हैं तो एक सोच आगे आती है, एक वो आती है। मुझे याद है कि मुझे NDMC का स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए बनाया गया, और मैं खान मार्केट में जाके, और NDMC का एक तकलीफ़ ये है कि उनका खुद की जनसंख्या इतनी नहीं है,
लेकिन 7 लाख का फुटबॉल बाहर से आता है, क्योंकि इट्स न्यू दिल्ली, वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, वहाँ पे कनॉट प्लेस जैसे मार्केट्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं। तो बाहर के फुटबॉल की वजह से वहाँ पे गार्बेज मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, और लोगों को ये लगता है ये कचरा तो मैंने नहीं फेंका, ये तो बाहर वाले ने आके फेंका, मेरी दुकान ने तो, ये मेरी दुकान का कचरा नहीं है, पर कचरा तो वहीं रहेगा ना, कोई आके फेंक भी गया। तो जब हम व्हीलचेयर पे बैठ के झाड़ू लगाते थे या वो लगते थे, तो सारी दुनिया बाहर निकलती थी, अरे दीपा मलिक एक व्हीलचेयर पे बैठ के झाड़ू लगा रही है, कचरा उठा रही है। उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि इंस्पिरेशन तो ज़रूर आती है। बिल्कुल मैम, बेशक। अगले कुछ सवाल मैं आपकी किताब से रिलेटेड पूछूंगी। ओह यस। अब आप एक ऑथर भी बन गई हैं। कोशिश करी है। नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर बात है ये। और आपकी किताब का नाम है ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन। हाँ, ब्रिंग इट ऑन। आने दो, आने दो, चाहे मुश्किल हो कितनी भी आने दो, मैं हर मुश्किल से लड़ लूंगी। तो मैम की जो बुक है वो हार्पर कॉलिंस से आई है, ब्रिंग इट ऑन उसका नाम है, अमेजन पे अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हर इंसान को वो किताब पढ़नी चाहिए। अमेजन से वो किताब आप ज़रूर मंगाइएगा। उस किताब के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब आप वो किताब लिख रही थी, वो आपकी जर्नी है पूरी, तो आप वापस से उस दौर से दोबारा गुजरी होंगी जो आपने कहीं बिल्कुल। पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल। आज हमारे इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि वो तकलीफ़ों वाली चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, खुशी वाली चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। और जब हम किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं तो हम चाहते ही हैं कि हमें सिर्फ खुशियाँ याद रहें, दुख याद ना आए। लेकिन जब आप किताब लिख रही होंगी तो उल्टा हुआ होगा, आपकी तकलीफ बार बार आपके सामने से गुजरी होगी। तो उस चीज़ से आपने कैसे वो सब करते हुए आप अपने इमोशन बाहर ला पाई और लिख पाई? आपने बहुत सही बात कही, और मैं कोई भी किताब लिखना चाहता है तो मैं उसको एक ही एडवाइस कहूँगी कि प्लीज़ डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया था। मैं अपनी दुख भरी चीज़ें ना लिखती थी ना याद रखती थी। और जब आप खेलते हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मेरा कोर्ट केस चल रहा था, इतना प्रेशर था, एज थी, लेकिन आपको जो मेंटल ट्रेनर रोबस्ट ट्रेनिंग देते हैं उसमें वो आपको फ़िल्टर करना सिखाते हैं। सॉरोज़ को फ़िल्टर कर दो, टेंशन को फ़िल्टर कर दो, सिर्फ अपना फोकस रखो। तो 10 साल से मैं खिलाड़ी हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन सबकॉन्शियसली ट्रेन हो चुका था खुश रहना, पॉजिटिव रहना। और जब आप किताब लिख रहे हो तो मेरे को सबने यही कहा कि आपकी किताब मोटिवेशनल होनी चाहिए, आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो उसमें उभर के आने चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कितना जस्टिस कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करी है उन दिनों को एक बार पुनः याद रखने की, क्योंकि आई चूज़ पॉजिटिविटी। तो मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देती हूँ, और मैं किसी बुरी चीज़ को याद नहीं रखती हूँ। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुआ वो बचपन की यादें रही, क्योंकि उसमें पिता थे। किताब लिखते समय पिता अब जीवित नहीं हैं, और तो वो पार्ट बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मेरे प्रथम गुरु, मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे पिता रहे हैं। और पिता का ना होना और उनके बारे में लिखना, वो बहुत इमोशनल जर्नी रही। एक कविता भी आप लेकर आई हैं जो मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं, जो आपके पिता की नज़रों में दीपा का क्या अर्थ है। हाँ, मैं वो उसमें है, और मुझे आप प्लीज़ उसे सुनाएं। मुझे जब आपका फ़ोन आया तो मैंने ये किताब अपनी डायरी से फ़ोटोकॉपी किया, क्योंकि सिर्फ कविताएं लिखती हूँ। तो ये वो दिन था कि जिस दिन एक दिन ऐसे ही पिता की याद आई थी और बहुत मुश्किल लग रहा था। उनका आखिरी सपना था, क्योंकि जब रियो 2016 जब हुआ तो आप सबको याद होगा, उसमें ओलंपिक्स में साक्षी मलिक जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आप सबको दीपा कर्माकर का नाम याद होगा, है ना? साक्षी मलिक रेसलर थी और दीपा कर्माकर जिम्नास्ट थी। उनका मेडल नहीं आया था, वो चौथे स्थान पे रहीं, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से जिम्नास्टिक्स जैसे खेल में भारत की नुमाइंदगी की, जो अपने आप में बड़ा यूनिक था। तो जब अवार्ड सेरेमनी हुई तो दीपा कर्माकर को और साक्षी मलिक को खेल रत्न प्राप्त हुआ 2016 में। और मैंने कहा मैं तो पहली महिला थी, पता नहीं कैसे मेरा नाम छूट गया और मुझे खेल रत्न नहीं मिला। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड मुझे लगता है शायद पापा भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बोले यार
नाम भी तुम्हारा तो वही था, दीपा भी है और मलिक भी है, और तुम्हारे को खेल रत्न नहीं मिला, तुम्हें तो सिल्वर मेडल मिला, तुम भारत की पहली महिला बनी। तो पापा का एक सपना था कि आप, और फिर 2017-18 में पापा को ब्लड कैंसर हुआ और उनकी कंडीशन डिटोरिएट होती चली गई। वो मन बड़ा भारी होता था, और 2016 का ओलंपिक का मेडल जीत चुके थे। तो पापा हमेशा कहते थे कि नहीं नहीं, उम्मीद मत छोड़ो, और ध्यान पापा की तरफ था। रोज़ कहते थे, क्या तुमने ट्रेनिंग करी? आज तुम खेलने गई, आज तुम्हें खेलने जाना चाहिए, अभी तो खेल रत्न नहीं आया। तो मैं पापा कहती, पापा हो तो गया, अब जब पैरा ओलंपिक के मेडल पे नहीं दिया तो फिर क्या देंगे, अब तो एशियन गेम है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे, तुम्हारा नाम क्या है, जो मैंने शुरू में भी कहा था। फिर उनको याद करते हुए, वो गुजर गए 30 अप्रैल 2018 में, लेकिन उनको याद करते हुए मैंने एक कविता लिखी कि क्या पापा कहते थे मुझे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं फिर से खेल सकूं और खेल रत्न प्राप्त कर सकूं। तो उस टाइम ये कविता थी, दीपा मेरे पापा के शब्दों में। दीप सी प्रज्वलित, सकारात्मकता को समर्पित, वीर स्वभाव से गठित, बिटिया तुम ऐसी होना। ज्ञान से दूर करना अंधकार, जुल्म का न सहना प्रहार, मानवता का करती रहो प्रचार, बिटिया तुम ऐसी होना। हृदय के हर डर को हराना, जीत के ही सर्वदा दीप जलाना, कर्मठता की शक्ति को बढ़ाना, बिटिया तुम ऐसी होना। पीड़ित को अवश्य देना दान, शिष्टाचार का करना आदान प्रदान, देश के लिए दे देना बलिदान, बिटिया तुम ऐसी होना। न करना कभी स्वयं की बड़ाई, सीखते रहना खूब करना पढ़ाई, अंधकार पे करना रोशनी की चढ़ाई, बिटिया तुम ऐसी होना। आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा। जीवन के संघर्ष से कभी डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना। बहुत सुंदर मैम, बहुत प्यारी। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ दीपा नाम के लिए ही नहीं है, हाँ, ये हर बेटी के लिए है, ये हर पिता की ओर से हर बेटी के लिए है कि हर बेटी को इसी तरह प्रज्वलित होना है, आगे बढ़ना है। अब मैं पब्लिक से सवाल लूँगी। आप लोगों के अगर मैम से सवाल हैं तो प्लीज़ पूछें, माइक पहुंचा दीजिएगा। हेलो, राधे राधे मैम, मेरा राधे नाम राधे। भविष्य पाटीदार है। मैम जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे 4 लाइनें याद आती है जो भगवान कृष्ण की है। बस कर्म तेरा ही कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी मार मिले उतना प्रखर निकलता है। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई है जिसे पूछना है मैम से कुछ? वो उधर कोई हाथ उठा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र श्रीवास्तव है, झाबुआ से आया हूँ जी। दिव्यांगता 2016 के पहले 7 ही प्रकार थे, अब 21 प्रकार हो गए हैं। 21 प्रकार हो गए। समाज में 21 ही प्रकार की दिव्यांगता के लिए शासन अपना काम जरूर कर रहा है जी। लेकिन जो इससे ग्रसित लोग जो हैं उनकी कहीं ना कहीं हमारा समाज ही उपेक्षा कर देता है जी। समाज के लोगों का ऐसे दिव्यांगजनों के प्रति किस तरीके का अपना रुख होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। मुझे लगता है हर स्कूल की शिक्षा में हर व्यक्ति को एक बार पैरा खेलों को ज़रूर दिखाने ले जाना चाहिए। जब वो देखेंगे कि एक खिलाड़ी जिसके 2 हाथ नहीं है वो तीर चला सकता है, जिसकी 2 टांग नहीं है वो नकली टांगों के सहारे दौड़ सकता है, और आप अगर उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि कौन दिव्यांग है, वो है या हम हैं। तो जो ये स्पोर्ट्स है ये बहुत बड़ा माध्यम रहा है मानसिकता को बदलने के लिए। तो आई इनकरेज करिए आपके जो मैं कहती हूँ अगर हर इंसान अपना 10 मीटर का दायरा
ये कह देगा कि इस 10 मीटर के दायरे में मैं सोच बदलूंगा या बदलूंगी, मैं इस दायरे को सुगम्य बनाऊंगा, तो जितनी हमारी जनसंख्या है, हमारा पूरा देश की मानसिकता बदल जाएगी और हमारे पूरे देश सुगम्य हो जाएगा। तो ये जर्नी जो आपने बोला, बदलाव कहाँ से आएगा, ये आपसे आएगा, मुझसे आएगा, ये हम से आएगा, ये हमें ही करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम स्वाति सक्सेना है। जीवन के हर मोड़ पे आप मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्रिया। मेरा सवाल है कि जीवन कष्ट डे है मेरा, हमेशा से, बचपन से। मैं 32 साल की हूँ और हौसला बुलंद है। तो जब आपने कहा लोग कभी कभी बख्शते नहीं हैं, तब हाउ इज़ योर एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर गाइडेंस ऑन दैट नोट? एक तो सबसे पहले मैं आपकी सीध में, बिल्कुल आपके पीछे मेरी बहुत प्यारी सहेली बैठी है, मुझे नज़र आ गई है। हम लोग इकट्ठे कॉलेज में पढ़े हैं, तो बहुत बड़ा स्वागत मनीषा। आई एम सो हैप्पी यू कुड मेक इट हियर। इंदौर से हैं। और अब रहा आपका सवाल कि कैसे मैं अपने आप को इन कष्टों से उभरती हूँ। हौसला बुलंद है, और- पर कभी कभी जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि जैसे आपने कहा ना, कभी कभी लोग बख्शते नहीं हैं, कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी आ जाती है कि हौसला टूटता है या हम घबरा जाते हैं, तब आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आज भी, मेरा हौसला टूटता है, आज भी कई बार मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप वहाँ कितनी देर तक रुकते हैं। रोना बहुत सामान्य है, एक भाव है, तभी तो बना है रोना। रो लिए, अफसोस भी हो गया। प्रॉब्लम क्या है, जब आप वहाँ लंबा रुक जाते हैं। अगर आप उसी परिस्थिति में वहीं रुक गए, तो फिर आप उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए अडेप्टेबिलिटी कहाँ से लाएंगे, उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेशन कैसे करेंगे। तो मैं, जो मेरा अपना मंत्र है, मेरा अपना मंत्र ये है कि जब गुबार निकल जाता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ कि अच्छा, अब इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँ या इसके ऊपर से मैं कैसे उभरूँ। और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ तो खुद की बहुत फेवरेट कविता की पंक्तियाँ बोलूँगी कि जब अपने आप से बात होती है या ईश्वर से बात होती है, जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि आप अपने विचारों को एकाग्र करते हो, आप उससे सोचते हो कि अब मैंने क्या करना है। फर्स्टली रिमेंबर दैट यू आर एजुकेटेड। एजुकेशन टीचेज यू टू मेक द चॉइस। परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी मनस्थिति को कैसे रखते हैं, वो आपकी सिचुएशन को डिफाइन करेगा। मे बी परिस्थिति आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन मनस्थिति तो आपके कंट्रोल में है। मेरी नानी कहा करती थी कि खिचड़ी जब रसोई में बनती है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, खिचड़ी जब रसोई में बनती है तो रोगी को निरोगी कर देती है, लेकिन वो खिचड़ी अगर दिमाग में पकती है तो अच्छे भले निरोगी को रोगी बना देती है। तो सही जगह खिचड़ी पकाइए। और कुछ पंक्ति अपनी कविता की कहती हूँ कि जब मुझे मुश्किल आ जाती है तो मेरा क्या रिएक्शन होता है, मेरा बड़ा सॉल्यूशन फाइंडिंग रिएक्शन होता है। जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूँ, डटकर लड़कर जीत का संग कर लूँगी। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, मैं अपनी नैया को भवसागर में डूबने दूंगी, मैं वो मांझी हूँ जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूँगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी, मैं तो मीरा हूँ, भक्ति की शक्ति से घूंट भर बेअसर कर दूंगी। जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, इसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी, मैं तो हिम्मत हूँ, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल लूंगी। हेलो 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 मैम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपकी इतनी अच्छी कविता से प्रेरित होकर, जैसे आपकी और आपकी डॉटर की बहुत अच्छी आपने मोटिवेशनल मुझे सुनाया, तो हम और मेरी बिटिया भी सिंगर, एज ए सिंगर हम आपको एक लाइन डेडिकेट करना बिटिया है? चाहते हैं। जी, बहने लग रहे हो आप। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी सहारों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो। बहुत सुंदर आवाज़ है आप दोनों की, बहुत सुंदर गाया। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर। आपके जीवन की अगम्य यात्रा जो इतनी साहसपूर्ण रही, उसे नमन करता हूँ मैं, कोटि कोटि नमन करता बहुत हूँ। धन्यवाद सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक और तो आज का युवा जो है वो एन नंबर ऑफ संस्करण इंस्टाग्राम रील्स इन सब के माध्यम से देखता है और अपने आप को चंद पलों के लिए प्रेरित कर लेता है। एट द सेम टाइम मैं जिन लोगों को संसाधन पर्याप्तता में मिले हैं वो कैसे अपनी एनहांसमेंट, अपनी ग्रोथ यात्रा को कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखें, इसमें कहीं गैपिंग आ जाती है। जैसे मैं प्रयास करता हूँ कि एक जीवन में एक बड़ी यात्रा रहे मेरी, कुछ अद्भुत करूँ, लेकिन समय समय पे ब्रेक डाउन आ जाते हैं, कहीं रुक जाता हूँ, तो उसको कैसे उसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाएं। एक कहावत है दैट एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। इट इज़ नॉट एन एक्ट कि एक बार उठे और एक्सीलेंस हो गई, उसे अपने हैबिट में उतारना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है, तब जाके आप कंसिस्टेंसी जैसे शब्द को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चाहे छोटा हो, थोड़े से शुरू करें लेकिन लगातार करें। जो ब्रेक आप कह रहे हैं दैट इज़ द टाइम। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि ये पल ज़रूर आते हैं कि आप हताश हो जाते हो या बोर हो जाते हो या आप सोचते हो कि अब आगे क्या होगा, तो उस वक्त आता है री इन्वेंट करने का समय अपने आप को। आप कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हैं, आपने अभी सोशल मीडिया की बात करी, तो उसके माध्यम तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और जब भी कोई आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग होता है तो आप क्या करते हैं? मेरा आपसे सवाल है। मैम वो रीस्टार्ट या इस टाइप का जो ऑप्शन रहता है, रीस्टार्ट करते हैं ना जी, नहीं तो वो बंद ही पड़ा रहेगा, या रीबूट करते हैं, वो एक Reboot, शब्द और भी जी, है। reboot। और उसके लिए आप क्या कीज इस्तेमाल करते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर बेसिक, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट करके एक बार कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट या नहीं। ऐसा कुछ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हाँ, कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट ऑल्ट डिलीट, यस। तो बिल्कुल ज़िंदगी उसी तरफ है। आपको लगातार अपने आप के सिस्टम को हैंग होने से बचाने के लिए रीबूट करते रहना पड़ेगा। आपको कंट्रोल वाला बटन, मतलब टेक कंट्रोल, टेक चार्ज ऑफ योर सराउंडिंग्स, योर इमोशंस, योर मैनिफेस्टेशंस। और आप जब उसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, तो फिर आपको ऑल्टरनेट करना पड़ता है, आपको कुछ नया, कुछ तरीके बदलने पड़ते हैं। शिव खेरा जी की बड़ी खूबसूरत किताब में लिखा हुआ है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू इट डिफरेंटली। अगर एक प्रयास से नहीं हो रहा तो आप नए प्रयास सीखिए, तो ऑल्टरनेट करिए। और जो भी अननेसेसरी, हम लोग बहुत बैगेज लेके चलते हैं, हम नकारात्मकता का, हम फेलियर का, हम रिग्रेट का इतना ज़्यादा बैगेज लेके चलते हैं कि उसे डिलीट करते रहना ज़रूरी होता है। तो आप ऐसी नेगेटिव सोच को डिलीट करिए। ऑल्टरनेट का मतलब होता है नए हुनर सीखिए, अपने आप को नया प्रिपेयर करिए और कंट्रोल करके रखिए इमोशंस पे। बिकॉज जब तक इच्छा शक्ति और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ नहीं जागृत होगा, तब तक आप कंसिस्टेंसी की ओर नहीं जा पाएंगे। मैंने यही देखा है, बहुत कष्ट होता था। जैसे उन्होंने कहा, सर्दियों में सुबह उठना, शरीर को तैयार करना, कैथेटर करना, स्टूल पास करने के लिए भी हमको एनीमा लेना पड़ता है। 2 घंटे तो सिर्फ बिस्तर से व्हीलचेयर पे आने के लग जाते हैं, उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है। तो अगर 6 बजे मेरे को स्टेडियम में पहुंचना है तो मैं 3:30 बजे उठती थी, और 3:30 से
5:30 मुझे हो जाते थे और फिर 5:30 बजे मैं अपनी गाड़ी चला के 6 बजे अपने कोच को मिलती थी रोज़। लेकिन अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। स्विमिंग का मैं आपको किस्सा बताती हूँ। मैं स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी, लेकिन मेरा शरीर ठंडे पानी में अकड़ जाता है, ठंड नहीं ले पाता है। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि एक तो स्किन डिजीज़ शुरू हो गई है और पानी में उतरने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पेट में या तो मल है या खाना है तो आपकी आंतड़ियाँ और आपका स्टमक रोल कर जाएगा और आप सर्जरी करके उसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई मसल उसको पकड़ती नहीं है। तो मैं घंटों भूखा रहती थी, मैं घंटों पानी नहीं पीती थी कि कहीं पानी मेरी यूरिन से लीक ना हो जाए, स्विमिंग पूल में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो मेरी शरीर धीरे धीरे ढलने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रही थी अपने आप को और मेरे को स्किन इन्फेक्शन शुरू हो गए थे क्योंकि गीला रह जाता था शरीर, फिर मुझे उसी गीले शरीर पर डायपर पहनना पड़ता था। और ठंडे पानी में मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि हीटेड स्विमिंग पूल का प्रावधान नहीं था 2005-06 में जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। तो मैं कितना भी कर लेती लेकिन मैं अच्छा मेडल नहीं ला पाती थी। तो क्या मैं खेलों को छोड़ दूं हताश होके? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को वहीं रोक दूं? नहीं, मैंने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक नए सिरे से जीत हासिल करी। पैरालंपिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे बहुत अच्छे मेडल नहीं आते थे, तो मैंने अपने देश में एक लिम्का रिकॉर्ड बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी, 6 महीने स्विमिंग करी और यमुना नदी पार करी गर्मियों के मौसम में, एक अपने आप को जीत के मुकाम पे पहुंचा के उसके बाद मैंने 40 वर्ष की आयु में एथलेटिक्स को सीखा, स्विमिंग छोड़ दी। और अगर मैं वो सीख नहीं सीखती तो 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए भारत को पहला महिला मेडल कैसे मिलता। मुझे लगता है इतना काफ़ी था आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आगे बढ़ते जाना है। अगला सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपकी स्टोरी टॉप टू बॉटम बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी मध्यांतर आया है, अभी तो इंटरवल है। ओके, यही तक। और मेरी किताब भी रियो के मेडल पे ख़त्म हो जाती है। ओके। मेडल तक का स्ट्रगल अलग था और मेडल जीतने का बाद का स्ट्रगल अलग था। 4,000-5,000 के कमरे में रह के 10,000 बैंक बैलेंस से जब ओवरनाइट आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं और आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़ दें, आपको यही नहीं पता कि पैसा संभालते कैसे हैं क्योंकि आपने कभी देखा नहीं। वो स्ट्रगल एक अलग है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी आ गई है, आपको ये नहीं पता, पूछते हैं आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, हमें ये नहीं पता कि उसको भरते कैसे हैं। तो वो एक अलग है। मुझे लगता है किताब नंबर 2 होगी और फिर अभी तो जीवन चल ही रहा है। पर आप बोलिए। आप बहुत इंस्पायरिंग हो टॉप टू बॉटम और आपकी बोली में बहुत ही स्थिरता है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत सीखा है आपके बोलने के और शब्दों के विचार से, जो भी आप सोचती हैं एक एक शब्द। मैम, मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप कंप्लीटली आर्मी बैकग्राउंड से हो जी, तो आपको अपने जीवन में ये मुकाम पाने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का हेल्प लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं मिल पाता जी। तो अगर जब हम उनसे मिले, चाहे एज अ पेरेंट हो, चाहे एज अ गार्जियन हो, पड़ोसी हो या फ्रेंड हो, तो उनको हम क्या बोल करके मोटिवेट कर सकते हैं? यहाँ बैठे कोई भी लोग अगर हेल्प करना चाहें ऐसे लोग की, जैसे आपने कहा कि मेरे माइंड में चीज़ें सबकॉन्शियसली होने लग गई और मैं सबकॉन्शियसली उस रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ करने लग गई, एंड आज आप हो और हम देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? हेल्प तो करना चाहते हैं। देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि जो डिसिप्लिन, सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म, हिम्मत, और मैंने तो बहुत हृष्ट पुष्ट जवानों को अपने देश की लड़ाई में अपनी टांगें खोते देखा और फिर भी एक शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे, क्योंकि उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी टांगें गंवाई थी या अपना हाथ गंवाया था। तो मैं ऐसे माहौल में, वीरता के माहौल में पली बड़ी हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप लेकिन
मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा दायित्व अभिभावकों का है। जो पेरेंट्स हैं वो प्रथम गुरु होते हैं बच्चों के। आजकल मैंने देखा है कि वो इंस्टाग्राम छोड़ दो, फिर ऐसे करते करते बोलेंगे अच्छा पढ़ने बैठ जाओ। खुद की आंख तो उससे उठ नहीं रही है और आप मुझे लगता है कि आज आपके बच्चे, आप किसी को भी प्रेरणा देना चाहते हैं, दे विल नेवर बी वॉट यू वॉन्ट देम टू बी, दे विल बी हु यू आर। अगर आप एक एग्जाम्पल के साथ किसी को भी मोटिवेट करेंगे, लीड एज एन एग्जाम्पल, आप जो भी चीज़ सिखाना चाहते हैं अगर आप उसको जीवंत खुद जिएंगे तो सीखने वाले को भरोसा होगा। और बहुत बहुत ज़्यादा रोल एजुकेशन सिस्टम का भी है, क्योंकि नन्ही सी उम्र में जो चीज़ आदमी सीख लेता है। और तो मेरा एक गुजारिश है अध्यापकों से, चाहे वो गांव के हों चाहे वो शहर के हों, और उन सब माता पिताओं से कि ऐसा एक माहौल बनाइए, एक ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव माहौल बच्चे को दीजिए कि जब वो बड़ा हो रहा हो। और फिर जैसा आपने कहा कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी जो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो फिर जैसे हमने अपने एनजीओ के द्वारा, मैं आज बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे एनजीओ ने कम से कम 10,000 लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। उनको व्हीलचेयर दी है या उनको प्रोस्थेटिक दिया है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाई है, उन्हें एजुकेट किया है, गाड़ी चलाना सिखाया। कहीं ना कहीं मैंने उनकी ज़िंदगी को छू के एम्पावर किया है। बिटिया ने मेरे हाथ बटाती हैं। तो क्या आप मुड़ के अपने ज़िंदगी में ये कह सकते हो कि आपने कितनी ज़िंदगी बदली? अगर हर इंसान ये ठान ले कि मैं कम से कम 4 ज़िंदगी बदलूं, छूं, सहारा दूं, तो मुझे लगता है वी विल बी इन अ बेटर वर्ल्ड। बहुत सुंदर बात है। थैंक यू सो मच। हम सेशन ख़त्म करेंगे। एक आखिरी सवाल सामने से एक सर काफ़ी देर से हाथ उठा रहे थे, एक लास्ट सवाल इनसे लेंगे और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। हेलो मैडम, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है सभी के लिए, डिसेबल्ड और जो नेचुरल है सभी के लिए। तो मैडम जैसे हम देखते हैं टीवीज़ में एड्स सेलिब्रिटीज़ को मिलते हैं, MS धोनी कर रहे हैं, तरह तरह के प्लेयर्स कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे आपने देश का नाम किया ओलंपिक में मेडल लाके, तो आप लोगों को एड्स में ना पहुंच पाने के लिए क्या क्या हर्डल्स आती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्यों आप लोगों को एड्स में फीचर्स नहीं किया जाता है? दैट इज़ मैं आपको मैं नाम नहीं लूँगी मंच से, बहुत सम्मानित एडवर्टाइजिंग पर्सन है, बहुत अवार्ड विनिंग है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा जैसे मैं कहती हूँ, मैं कहा एक एंटी एजिंग क्रीम या ऐसे साबुन पकड़ के या ऐसे करके टूथपेस्ट तो मैं भी बेच सकती हूँ। सो उनका जवाब आया, कहते एक्सेप्ट द रियलिटी। आई वॉज वेरी शॉक्ड। वो आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं, और जब उन्होंने ये बात कही तो मैं 5 मिनट तक उनके चेहरे को देखती रह गई। उन्होंने कहा कि हु वॉन्ट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ क्रिपल्ड ओल्ड वुमन? आई वॉज सरप्राइज्ड। आई सेड फर्स्टली ओल्ड आपने मुझे बोल दिया, क्रिपल्ड आपने मुझे बोल दिया, तो क्या यही सच्चाई है कि हम शरीर की बाहरी ब्यूटी को ही ब्यूटी समझते हैं? तो मुझे लगा कि शायद वो कहावत याद आई कि ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। जो ब्यूटी को बिहोल्ड करता है, ब्यूटी उसमें होती है, ना कि उस इंसान में जिसको वो देख रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद उनको खूबसूरती देखना आता ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि ऐड, तो जब मैं प्रेसिडेंट बनी पैरालंपिक कमेटी की, तो मेरा एक बहुत एंडेवर रहा कि मैं कुछ एड्स अपने बच्चों के लिए मेन स्ट्रीम के लेकर आऊँ। तो आप देखिएगा, एक थम्स अप का ऐड है, पलट दे, वो मेन टीवी ऐड है। और एक ऐड आज तक मुझे भी मिला था जिसमें मैंने बच्चों को कहा था कोडिंग सीखो। तो एक कोडिंग एजेंसी का ऐड था, और मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि आप खिलाड़ी हैं और आप बच्चों को कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करना कह रही हैं कि कमरे से बाहर निकलो। और आज देखिए, आज AI का ज़माना है, आज कंप्यूटर का ज़माना है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप खेलो मत या फिट मत रहो। मैंने उस
ऐड के थ्रू ये कहा कि कोडिंग सीखो, एंड कुदरती बात यह है कि उसी के 2 महीने बाद कोविड आया और हर बच्चे को कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ी। तो हुनर कोई भी है, तो ऐसी कहानियाँ हैं, कोशिश है। देखते हैं, थोड़ी थोड़ी मानसिकता तो बदल रही है, नए बच्चों को ऐड भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग यहीं सेशन वाइंड अप करेंगे और मैं चाहूंगी कि सभी लोग खड़े होके एक बार जोरदार अरे, तालियों के thank you so साथ much, thank दीपा you. जी का स्वागत करें Thank कि you, आप thank इंदौर you. आई और आके हम सभी को यहाँ इतना अच्छा मौका दिया कि हम आपकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। थैंक यू।